नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। शादी में वेज खाना बन गया इसलिए ट्रिपल तलाक, पत्नी को किडनी की बीमारी हो गई इसलिए ट्रिपल तलाक, और पता नहीं कितने सारे यहाँ पर कारण हैं ऐसे जिनको आप कहीं से भी सही नहीं ठहरा सकते, जिनकी वजह से कितनी सारी मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक दिया गया। अब ट्रिपल तलाक आस्था का विषय है या अधिकार का? क्योंकि ये सवाल इसलिए अब आपसी तू मैं की बजाय सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, और अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि ट्रिपल तलाक धर्म का अहम हिस्सा है या नहीं। क्या इससे मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकार का हनन तो नहीं हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट में 6 दिन सुनवाई चलेगी, 1 दिन पूरा हो चुका है और अब बाद में इस पर फैसला आएगा कि लेकिन यहां पर सवाल यह है कि क्या संविधान मुस्लिम महिलाओं को उनका बुनियादी हक दिलवाने में कामयाब रहेगा? और आखिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसको खराब बोलने के बावजूद हटाने को तैयार क्यों नहीं है? इसी मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे साथ एक ग्रैंड पैनल है, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक पर सुनवाई शुरू हो गई है। मुस्लिम महिलाओं के भविष्य से जुड़े सबसे बड़े मुकदमे पर 5 जजों की संविधान पीठ सुनवाई कर रही है। आज से इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में रोज सुनवाई होगी। सुनवाई शुरू होते ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ये देखना है कि 3 तलाक हलाला और बहुविवाह धर्म का मूल हिस्सा है या नहीं। अगर ऐसा है तो इन्हें मानना धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के दायरे में आएगा। ये चीज़ को मिसयूज़ कर रहे हैं, उस वजह से बैन करना ज़रूरी है। तो हम ये चीज़ को बैन करके हम जैसे विक्टिम्स को अच्छे से अच्छा इंसाफ मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से, यही उम्मीद करते हैं हम। 3 तलाक का मसला इसलिए गंभीर हो गया है क्योंकि फोन पर, व्हाट्सएप पर या चिट्ठी से 3 तलाक भेजने के किस्से सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे मुस्लिम देशों में भी ये परंपरा बंद हो चुकी है, लेकिन भारत में अब भी जारी है। कोर्ट ने ये कहा है कि अगर ये वैध नहीं है, ये अवैध है, तो इसके परिप्रेक्ष्य में इसका विकल्प क्या है, किसको किसका अधिकार कितना है इस्लाम में, और उसका वो कहाँ से आता है, उसको अधिकार इस्लाम में कहाँ से आता है। कानून और धर्म का, आस्था का क्या संबंध है, कोर्ट ये समझने का प्रयास कर रहा है। बहुत सारे सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट में इस पर भी सुनवाई होगी कि तलाक के बाद अगर पति पत्नी को लगता है कि उनसे गलती हुई और वो दोबारा शादी करना चाहते हैं तो उसकी क्या व्यवस्था हो। अभी मुस्लिम महिलाएं ऐसी स्थिति में सीधे दोबारा निकाह नहीं कर सकती। उन्हें पहले किसी और मर्द से शादी करनी होती है, संबंध भी बनाने होते हैं, फिर नए पति से तलाक लेकर पहले पति से शादी की जा सकती है। पर्सनल लॉज पर उनको आर्टिकल 14, 15, 21 पर टेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो अगर ये व्यू लेते हैं तो उसके बाद जाहिर है उनको फिर टेस्ट ट्रिपल तलाक भी पार्ट ऑफ पर्सनल लॉ है, तो उसको आर्टिकल 14 पर टेस्ट करने का क्या सवाल पैदा होता है। तो हमें तो पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने व्यू को उसी पर कायम रहेगा। 3 तलाक का विषय न धर्म का है, न पूजा पद्धति का है, न किसी समुदाय का है। 3 तलाक का विषय है नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी समानता। क्या भारत के संविधान में आज 70 साल के बाद ऐसी महिलाएं रहेंगी जहां महिलाओं के मौलिक अधिकार हैं कि आपको कहा गया तलाक 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 और आपका जीवन बर्बाद? बिग स्टोरी बिग डिबेट का पहला सवाल, क्या ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट लगाएगा रोक? दूसरा सवाल, क्या मुस्लिम महिलाओं को मिलेगा इंसाफ? तीसरा सवाल, ट्रिपल तलाक पर कौन कर रहा है राजनीति? तो इन सवालों को अपने इस डिबेट के दौरान उठाएंगे। मेरे साथ कौन कौन है इस डिबेट में, पहले मैं आपको वो बता देता हूं। मेरे साथ संजू वर्मा है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, प्रियंका चतुर्वेदी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, डॉक्टर महमूद पराचा हैं, आप सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, डॉक्टर तस्लीम रहमानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के, अंबर जैदी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और मौलाना खालिद रशीद मेंबर हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले तस्लीम रहमानी साहब, आपसे इस डिबेट की शुरुआत करूंगा। तस्लीम रहमानी साहब, ट्रिपल तलाक का मुद्दा
सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में एक दिन की सुनवाई हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट अब इस पर तय करेगा कि आगे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो दलील दी जा रही है कि कोर्ट इसमें दखल क्यों दे रहा है, सरकार को कहिए संसद में कानून बना दे और संसद में जो सरकार कानून बनाएगी वो सब मान लेंगे, इस दलील में दम है? या आपको लगता है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ही अब इस मामले का सही हल निकाल पाएगी? नहीं, मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस मौक़िफ़ से एग्री नहीं करता कि सुप्रीम कोर्ट को कोई राइट नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो जितने भी कानून हैं, जो भी पर्सनल लॉ हैं, जिस मजहब के भी पर्सनल लॉ हैं, उन पर्सनल लॉ में मुदाखलत का इख्तियार किसी को नहीं है, ये बात सच है। लेकिन उन पर्सनल लॉज को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी हमेशा जो गवर्नमेंट ऑफ द लैंड होती है, जो भी यहाँ की सरकार है और सरकार के जितने इंस्ट्रूमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस हैं और जुडिशरी है, वही सब इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटीज और एजेंसीज होती हैं। तो जाहिर है कि पर्सनल लॉ अपनी जगह कायम है, पर्सनल लॉ अपनी जगह ठीक है, उसमें कोई चेंज की जरूरत अगर है तो वो लोग खुद तय करेंगे, लेकिन उनको इंप्लीमेंट करने का काम सरकार के बगैर मुमकिन नहीं है। लाइक ट्रिपल तलाक का जो ये पूरा डिबेट चल रहा है पूरे मुल्क में, मैं इसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू नहीं मानता, इसलिए कि तलाक बिदअत, जिसे बिदत कहा जा रहा है, बिदत का मतलब होता है एक अनलॉफुल इनोवेशन। एक हदीस है, बहुत मशहूर हदीस है कि तमाम बिदतें जलालत है और हर जलालत का ठिकाना जहन्नम है। तो ये तलाक भी तलाक बिदत है और ये एक जहन्नमी काम है जो जहन्नुम में लोगों को ले जाएगा। तो इसको बदला जाना चाहिए, ये इसको राही रहने का कोई हक नहीं है। कुरान हकीम ने तलाक का जो तरीका बताया है वही तरीका सही है और सारी दुनिया में वो राइज है। इस्लाम के बहुत सारे मसलक हैं, उन तमाम मसलकों में वही तरीका राइज है। यानी शिया है, अहले हदीस है, शाफई है, हम्बली है, सिर्फ हनफियों का एक तबका है, वो भी हिंदुस्तान के अंदर, जो इस तरीके को नहीं मान के इंस्टेंट। सर, तो फिर आपसे ही सवाल ले लेता हूं, ये मैं दूसरे पैनल से सवाल लेने वाला था, लेकिन फिर आपसे ही सवाल ले लेता हूं। तो फिर ट्रिपल तलाक को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खराब बताते हुए, गुनाह तक बताते हुए, उसको क्यों नहीं खत्म कर रहा? जी हाँ, ये सवाल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से पूछा जाना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से पूछे कि बिदत है तो बिदत किसे कहते हैं और क्या बिदत का ठिकाना जहन्नम नहीं है? ये सवाल का जवाब तो उनको देना चाहिए। ये सिर्फ उनकी जिद है, उनका ईगो है। वो कह रहे हैं कि सोशल बाइकआउट कर देंगे, कोई पनिशमेंट का प्रोविजन। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रेफरेंस कोट करते हैं। आप जरा सोचिए, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 50 करोड़ की सजा दी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक देने वालों को। अब आप 50 करोड़ आज के जमाने में किसी को मार के दिखाइए, जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। इतनी सख्त सजा दी और सजा का साफ मतलब यह है कि डिसअप्रूव किया गया, ठीक है, डिस्करेज किया गया, ठीक है। अगर हजरत उमर ने मेरे साथ मौलाना खालिद रशीद है, मेंबर है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, जुड़ रहे हैं। मैं ये सवाल उनके पास लेके जाऊंगा, लेकिन उससे पहले संजू वर्मा के पास आता हूं। संजू वर्मा, सरकार ने तो अपना पक्ष रख दिया, सरकार ने कह दिया कि हम चाहते हैं कि ट्रिपल तलाक अनलॉफुल है और इसको खत्म किया जाए, लेकिन फिर कोर्ट में यही बात घूम फिर के आती है कि सरकार संसद की बजाय कोर्ट में ये बात क्यों कह रही है, संसद में ये चीज क्यों नहीं लाती? तो क्या ये माने कि अगर कोर्ट में ये फैसला होता है तो बहुत अच्छा है, और कोर्ट में अगर ऐसा कुछ फैसला होता है जो ट्रिपल तलाक खत्म नहीं करे, तो क्या सरकार ऐसा कानून लाएगी संसद में? संजू वर्मा, आप तक मेरी आवाज आ रही है? लगता है संजू वर्मा तक मेरी आवाज नहीं जा रही। ठीक है, इस वक्त मौलाना खालिद रशीद मेरे साथ जुड़ चुके हैं। खालिद रशीद साहब, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। खालिद रशीद साहब, ट्रिपल तलाक पर इस देश में बहुत लंबे वक्त से एक बहुत बड़ी बहस चल रही है और अब देश की सबसे बड़ी अदालत में यह बहस शुरू हो चुकी है, जहां पर इस बहस हो रही है कि ट्रिपल तलाक के ऊपर क्या सही है, क्या गलत है, क्या इसको रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए। अभी पहले दिन की बहस हुई है और पहले दिन की बहस में जो कहा गया है, बहस की शुरुआत करते हुए शायरा बानो की तरफ से, कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की सीमाएं हैं, कोर्ट को समानता और सम्मान से जीवन बिताने के अधिकार को ज्यादा अहमियत देनी चाहिए। इवन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि गलत है, गुनाह है, लेकिन हम नहीं खत्म कर पाएंगे। क्यों नहीं खत्म कर पाएंगे सर, अगर गलत है, गुनाह है? देखिए, पहली बात तो ये है, जो कुछ भी आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसका हम लोग वेलकम करते हैं। उन्होंने ये कहा है कि हम लोग ये एग्जामिन करेंगे कि ट्रिपल तलाक फंडामेंटल टू रिलीजन है कि नहीं है, और अगर है तो हम लोग उसमें इंटरफियर नहीं करेंगे, और अगर नहीं है तो उस हिसाब से फैसला होगा। जहाँ तक हमारी शरीयत का सवाल है
तो चाहे ट्रिपल तलाक हो या और भी किसी किस्म की तलाक हो, वो हमारी शरीयत का एक अटूट हिस्सा है। शरीयत जो है उसकी बेसिस जो है वो कुरान और हदीस है, जो कि हमारे मज़हब का मेन सोर्स है। इस वजह से यह हमारा फंडामेंटल टू रिलीजन है। दूसरी चीज़, ऑलरेडी तलाक के केसेस जो है, नंबर ऑफ़ तलाक मुस्लिम कम्युनिटी में दूसरी कम्युनिटीज़ के मुकाबले में सबसे कम है। अकॉर्डिंग टू सेंसस रिपोर्ट 2011 मुसलमानों में तलाक सिर्फ और सिर्फ 0.5% है, वेर एज अदर कम्युनिटीज़ में 3.7% है। तो अलार्मिंग सिचुएशन मुसलमानों में नहीं है बल्कि अदर कम्युनिटीज़ में। मौलाना साहब थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, बड़े अदब के साथ, बड़े अदब के साथ थोड़ा सा रोकना चाहूंगा मौलाना साहब, मौलाना खालिद रशीद साहब, एक मिनट। अगर एक भी केस गलत हो रहा है, हजरत उमर की बात कर रहे हैं, एक ही केस तो नहीं सर, गलत मैं बताता हूँ कैसा गलत है, मैं बताता हूँ कैसा गलत है। मेरे साथ अंबर जैदी हैं, ट्रिपल तलाक पे काम कर रही हैं, और अभी उन्होंने मुझे एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बताई। मौलाना साहब, एक मुस्लिम महिला को उसके पति ने इसलिए तलाक दे दिया क्योंकि उसकी शादी में वेज खाना बना था। आज मैंने पढ़ा एक मुस्लिम महिला को उसके पति ने इसलिए तलाक दे दिया क्योंकि उसकी किडनी खराब है और वो नहीं चाहता कि उसकी किडनी खराब हो जाए। तो सर, ट्रिपल तलाक व्हाट्सएप से, ट्रिपल तलाक एसएमएस के जरिए, ट्रिपल तलाक फोन पर, ये किस कम्युनिटी में चल रहा है सर? और अभी रिसेंट एक केस है, मुंबई में एक आदमी ने अपनी बीवी को पर्ची पे लिखकर उसके घर में भेज दिया 3 बार ट्रिपल तलाक। ये कौन से तरीके हैं तलाक देने के, जिनका कुरान में, इस्लाम में कहीं कोई जिक्र ही नहीं है? आप मौलाना साहब सामने बैठे हुए हैं, स्टोरीज नहीं है, बोलने दीजिए, ये सब स्टोरीज नहीं है, उसने विक्टिम ने खुद आके आज सुबह चैनल पे सुनाया है। पहले उनकी बात, ये सब स्टोरी, बोलिए मौलाना साहब, बोलिए। देखिए, जो कुछ चैनल्स पे हो रहा है वो हमें भी मालूम है, आवाम को भी। और हम जिन विक्टिम से मिलते हैं वो भी स्टोरीज हैं। स्टोरीज जो हैं वो प्लांटेड स्टोरीज हैं। और मैं खुद जिन विक्टिम से मिलती हूं रोज, वो बिल्कुल स्टोरी हमें मालूम है। आप कहाँ जाकर किससे मिलती हैं, आपको पता है। तो फिर आपकी भी स्टोरीज होंगी ना, फिर जो आप जो 3 करोड़ सिग्नेचर्स की बात करें वो भी आपकी स्टोरीज है, वो भी स्टोरीज है। बस सीधी सी बात है, अगर आप हमारे ऊपर सवाल उठा रहे। अंबर, उनकी बात पूरी हो जाए, एक एक करके बात करते हैं। मौलाना साहब अपनी बात पूरी करिए। 3 करोड़ मुस्लिम औरतों ने ऑल ओवर इंडिया विद देयर नेम, सिग्नेचर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर लिख करके लॉ कमीशन को दिया है कि वी डू नॉट वांट एनी चेंज इन आवर मुस्लिम पर्सनल लॉ इंक्लूडिंग ट्रिपल तलाक। ऑलरेडी ट्रिपल तलाक जो है हमारे कुरान और हदीस से साबित है। हदीसें इस सिलसिले में कई हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की रवायत है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की रवायत है, हजरत माज बिन जबल की रवायत है। और हमारे यहाँ सर मैं ये सारी चीजें हो सकता है आपसे हम जानता हूं। मौलाना साहब, अंबर ज़ैदी कुछ कहना चाह रही है, पहले अंबर ज़ैदी कुछ कहना चाह रही है। एक मिनट, रहमानी साहब, वन बाय वन। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आपने अभी बोला कि जिन 3 करोड़ मुस्लिम महिलाओं से आपने सिग्नेचर्स करवाए ईमेल और फोन नंबर्स के जरिए, आप मुझे उन महिलाओं की डिटेल दीजिए। मैं जिन विक्टिम से मिलती हूँ उनको नाम तक लिखना नहीं आता। आप क्या बात कर रहे हैं? उनको अपने नाम तक लिख नहीं आता। आप बोल रहे हैं कि उन्होंने मेल्स और फोन्स के जरिए, फोन नंबर्स के जरिए आपको तलाक के उसमें सपोर्ट में आपको अपनी वो राय दी है। आप किन फैक्ट्स की बात कर रहे हैं? आपके सपोर्ट पे नहीं है वो शरीयत इस्लामी में मुदाखलत के खिलाफ है। वो जो की बात कर रहे हैं, लॉ कमीशन हम लोगों ने लिख। एक मिनट मौलाना साहब, अपनी बात जल्दी पूरी कीजिए, फिर मैं जाऊंगा संजू वर्मा और प्रियंका चतुर्वेदी के पास, फिर पराचा साहब आपके पास आता हूं। मौलाना साहब पूरी कीजिए अपनी बात। हम लोगों ने 3 करोड़ और ख्वातीन से ऑथेंटिक वे में लिया है। हमारे यहाँ पर्सनल लॉ बोर्ड में पूरी वुमेन विंग कमीशन है, उसमें ऑल ओवर इंडिया वुमेन औरतों के इन लोगों ने पूरे सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस कराए हैं। सर, एक सर्वे तो और भी है मेरे पास, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन का, उसको आप नकार देंगे? मेरे पास एक सर्वे और है भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन का, नकार देंगे? उनके सर्वे मालूम है, सुन ले, उनकी सर्वे की डिटेल में उनके सर्वे की डिटेल में उन्होंने लिखा है कि इसमें से 90% वो औरतें हैं जो कि इलिटरेट हैं। तो फिर जो औरतें ऑलरेडी इलिटरेट वो तस्लीम कर रही हैं, उनको मुल्क का कानून या अपनी शरीयत के कानून के बारे में क्या मालूम। आखिरी बात ये है, जिसको भी मुस्लिम पर्सनल लॉ पे अमल नहीं करना है तो उसके लिए ऑल्टरनेट अपने मुल्क में मौजूद है, स्पेशल मैरिज एक्ट मौजूद है। लोग वहां जाएं, उसके तहत अपनी शादी करें, उसके तहत आगे का अपने मरहले तय करें। ठीक है संजू वर्मा, ओके सर। मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है और मुझे दूसरे पैनलिस्ट के पास भी जाना है, आपके पास मैं फिर आ रहा हूँ। लेकिन संजू वर्मा, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन का सर्वे
अनपढ़ महिलाओं के साथ किया गया। इन्होंने 3 करोड़ महिलाओं के साथ बात की है और पढ़ी लिखी महिलाओं से उनके सिग्नेचर इनके पास है। दूसरी चीज, मौलाना साहब ने अभी तक तो नहीं कहा, लेकिन पर्सनल लॉ बोर्ड कह चुका है कि ट्रिपल तलाक खराब है, लेकिन हम इसको हटा नहीं सकते। और आपसे सवाल पूछा संजू वर्मा कि सरकार कोर्ट का सहारा क्यों ले रही है, सरकार संसद में कानून क्यों नहीं लाती? सरकार के पास तो अधिकार है, सरकार संसद में लाए कानून। तो मैं आपके सब सवालों का जवाब देती हूँ। पहली बात तो गौरव ये कि ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है, इसका मैं आज राजनीतिकरण नहीं करना चाहती, बट जो आपके यहाँ मौलाना या मौलवी जो भी बैठे हैं उनको मैं एक चीज बता दूं, और ये मैं बार बार दोहराऊंगी क्योंकि ये मौलाना मौलवियों को ये एक बात समझ ही नहीं आती कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, गैर संवैधानिक समुदाय है। इट इज एन एनजीओ। एग्जैक्टली। ये 1973 में स्थापित हुई थी। क्या और इसकी कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? नो लीगल। मौलाना साहब 1 to 1, मौलाना साहब 1 to 1 मुद्दे पर, किस आधार पर, किस वजूद पर ये बार बार आकर टीवी स्टूडियो पर चिल्लाते हैं, दोहराते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत फलाना ढमकीना? अरे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वजूद क्या है? ये एक एनजीओ है। इसकी लीगल सैंक्टिटी क्या है? भारत की न्याय प्रणाली में इसका वजूद क्या है? पहले तो ये बताएं। आप एक बात, जो भी मौलाना मौलवी बैठे हैं या जो भी जनता सुन रही है, आपके जो दर्शक देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उनको ये जानना जरूरी है कि आर्टिकल 14 के तहत जो राइट टू इक्वालिटी है कि जाति, रंग, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, वो तो है ही। आर्टिकल 15(1) के तहत सरकार ने खास, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है, देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सेक्स। लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 15(3) तो ये भी कहता है, इफ द गवर्नमेंट डीम्स इट फिट, इट कैन मेक लॉज इन फेवर ऑफ विमेन, डिस्क्रिमिनेटिंग इन फेवर ऑफ विमेन। इसका मतलब सरकार चाहे तो महिलाओं के लिए, उनके प्रोग्रेस के लिए न्याय प्रणाली में ऐसे संशोधन लाए जा सकते हैं। न केवल मुस्लिम महिलाएं, पारसी महिलाएं हो सकती हैं, क्रिश्चियन महिलाएं हो सकती हैं, महिलाएं फ्रॉम दी मेजॉरिटी कम्युनिटी हो सकती है, सिर्फ अल्पसंख्यक विभाग के लोगों के लिए नहीं। आप आर्टिकल 25 की बात भी करेंगी। इन फेवर ऑफ टॉक अबाउट आर्टिकल 25। एक मिनट रहमानी साहब एक मिनट। संजू वर्मा आपने बहुत लंबी बात की। संजू वर्मा एक मिनट। रहमानी साहब, संजू वर्मा आपने बहुत लंबी बात की। संजू वर्मा, ये सारी चीजें जो आप बता रही हैं, एक मिनट रहमानी साहब आई एम कमिंग टू। एक मिनट संजू वर्मा, आपने जो बात कही उसमें मेरे सवाल का जवाब नहीं है। पूरे मुल्क में डिबेट छेड़ दी आप। संजू वर्मा, आपने जो बात कही उसमें मेरे सवाल का जवाब नहीं है। फराजा साहब आता हूँ, एक मिनट रहमानी साहब रुकिए। संजू वर्मा मेरी बात सुनेंगे आप? नाम है सलीम नूरी। संजू वर्मा मेरी बात सुनेंगे आप? आपको मेरी आवाज आ रही है? संजू वर्मा, आपको मेरी आवाज आ नहीं रही है? मैं आपके पास आऊंगा। संजू वर्मा, मैं आपके पास आऊंगा। प्रियंका चतुर्वेदी, मैं आपके पास आता हूँ। प्रियंका चतुर्वेदी में बात कर रहे हैं। एक मिनट रहमानी साहब रुकिए। प्रियंका चतुर्वेदी, कपिल सिब्बल वहां पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को की तरफ से वहां पर जिक्र कर रहे हैं। कपिल सिब्बल ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा, यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, कपिल सिब्बल का अपनी पर्सनल कैपेसिटी से वो कर रहे हैं जो कर रहे हैं, कि भाई सरकार कानून लाए, कोर्ट में क्यों आए, कोर्ट में किस लिए वहां पर सरकार कोर्ट इसमें दखल क्यों दे रहा है, सरकार कानून लाए। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई इस मामले का फैसला कोर्ट में होना चाहिए या संसद में होना चाहिए? तो सबसे पहले तो मैं कह दूं, एज अ लॉयर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को अगर वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो लॉयर का बार बार नाम लेना और ट्राइंग टू इम्प्लाई समथिंग, मैं कहूंगी थोड़ा गलत है गौरव जी। नहीं, मैंने कहा वो पर्सनल कैपेसिटी से कर रहे हैं। उनने अपनी दलील दी है, वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज करे या सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सेप्ट करे। सबसे पहले तो हमें सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। दूसरी बात मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता यहाँ पर कह रही हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, सरकार इनकी है, खत्म कर दें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, खत्म कर दें उनकी जो भी, अगर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है और कोई लीगल एंटिटी नहीं है तो सरकार को कौन रोक रहा है खत्म करने को?
दूसरी बात आपको बताना चाहती हूँ, ये जो महिलाएं आज सुप्रीम कोर्ट में गई हैं, ये महिलाएं पहले प्रधानमंत्री जी के पास गई थीं। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा था आप इसका डिस्कशन शुरू करिए पार्लियामेंट में। प्रधानमंत्री ने क्यों डिस्कशन शुरू नहीं किया? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, सिंगल मेजॉरिटी है, लार्जेस्ट मेजॉरिटी है, तो क्यों इन्होंने नहीं डिस्कशन किया? तो सुप्रीम कोर्ट को ये रिमाइंड करना कि जहां पे लेजिस्लेशन की बात आती है और डिसीजंस लेने की बात आती है या एक्ट्स शुरू करने की, रिफॉर्म करने की आती है, उसका पहला अधिकार पार्लियामेंट को ही होता है। पार्लियामेंट को ही होता है, क्योंकि पार्लियामेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एब्डिकेट की है, सरकार ने आपके पास ही आ रहा हूं, पर उसके हिसाब से पॉलिटिकल माइलेज लेने की संजू आपके पास भी आ रही है। इस बात से स्पष्ट है कि आज जब सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे ये डाल दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि वो डिसीजन लेंगे, तो उसी से स्पष्ट होता है कि इसका सुप्रीम कोर्ट में सरकार थोड़ी ना गई थी प्रियंका। सुप्रीम कोर्ट में तो विक्टिम कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से राय मांगी थी, फिर सरकार ने अपनी राय रखी। इसमें सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे डालने जैसी क्या बात है? इस मसले को अगर पार्लियामेंट में डिस्कस किया गया, इस मसले को अगर पार्लियामेंट में डिस्कस किया गया तो सबसे ज्यादा पॉलिटिसाइज होगा। ये कांग्रेस और बीजेपी के बीच झगड़ा हो जाएगा, मसला कहीं खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को इसमें डिबेट करने से मैडम पार्लियामेंट की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन पार्लियामेंट या सरकार पार्लियामेंट में मामला आया नहीं आया, मैं पूछ रहा हूं उनसे। और कांग्रेस और बीजेपी का झगड़ा शुरू होगा। तस्लीम रहमानी साहब पार्लियामेंट में होना चाहिए फैसला, कोर्ट में होना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल कोर्ट में होना चाहिए। 1 करोड़ से 10 करोड़ तस्लीम रहमानी साहब कोर्ट में होना चाहिए फैसला या पार्लियामेंट में होना चाहिए? ये पहले कोर्ट में होना चाहिए और कोर्ट को डायरेक्ट करना चाहिए पार्लियामेंट को, क्योंकि पार्लियामेंट में अगर डिस्कशन हुआ तो सड़कों पर खून बहने लगेगा। ये टोटली पॉलिटिसाइज हो जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी कम्युनलाइज करके मसले खड़ा करेगा, कांग्रेस और बीजेपी भी आपस में लड़के पार्लियामेंट में जाने का मतलब पॉलिटिसाइजेशन है। अगर अदालत में होता है तो एक सीरियस डिबेट होने की उम्मीद है। अदालत एक सीरियस डिबेट करके एक नतीजे में पहुंचे और हुकूमत से कहे कि वो कानून। ठीक है संजू वर्मा, मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूं। महमूद पराचा कुछ कहना चाह रहे हैं, रुक जाइए बस 1 मिनट। महमूद पराचा से एक ले लूं कमेंट, फिर आता हूं आपके पास। महमूद पराचा, आपने सुना सब क्या कह रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कह रहा है। महमूद पराचा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ पूछा है आज, उन्होंने पूछा कि 3 तलाक इस्लाम का मूल हिस्सा है या नहीं, मौलिक अधिकार के तहत इसे लागू किया जा सकता है या नहीं। एज अ स्कॉलर, कानून के जानकार के तौर पर आपको क्या लगता है महमूद पराचा, क्या वाकई ये एक एम्बेरसमेंट का सब्जेक्ट बनता जा रहा है पूरी कम्युनिटी के लिए? क्योंकि चंद ऐसे लोग जिन्होंने अपने आप को पूरे कम्युनिटी का ठेकेदार समझ रखा है, ठेकेदार बना रखा है, वो इसको खत्म नहीं करना चाहते क्योंकि उनकी ईगो मैसाजिंग हो रही है। इससे वो खत्म नहीं करना चाहते क्योंकि उनका कंट्रोल खत्म हो रहा है, और इसलिए ये पूरी कम्युनिटी के लिए एक एम्बेरसमेंट का विषय बन गया है। देखिए, सबसे पहले में तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा साफ तौर पे कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट का काम है वो ये है कि कोई भी कानून बना हुआ है तो उसकी इंटरप्रिटेशन करेगा और उसको जनता को और जो उसके सामने वादी हैं उनको ये बताएगा कि ये इसकी इंटरप्रिटेशन सही है और ये गलत है। ये कहने के बाद मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो हिंदुस्तान का, हमारे देश का बुनियादी कानून है कि जब तक एक भी व्यक्ति अपने किसी धर्म को चलाना चाहता है और उसको मानना चाहता है और उसको प्रोपोगेट करना चाहता है और उसको फैलाना चाहता है, इसकी आज़ादी हमारे मुल्क का जो आईन है और वो कानून है वो देता है। जब तक एक भी महिला और एक भी पुरुष ये चाहता है कि ट्रिपल तलाक इन वन गो वो फॉलो करना चाहते हैं और इसका असर किसी दूसरे पे नहीं पड़ता है, तो ये कानून सुप्रीम कोर्ट, अगर किसी और पे फर्क नहीं पड़ता है, तो अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को कह रहा है तलाक 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 और उसकी पूरी जिंदगी खराब हो गई, तो फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? पराचा साहब बात सुनिए मेरी नहीं पड़ रहा जब तक के 2 लोग, एक महिला और एक पुरुष, ये चाहते हैं कि ट्रिपल तलाक नाम की वस्तु एग्जिस्ट करे हमारे देश में, तब तक सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाके। आप कानून के जानकार के तौर पर कह रहे हैं, तो कानून के जानकार के तौर पर एक सवाल का जवाब और दीजिए। अगर एक भी महिला के अधिकारों का हनन इस ट्रिपल तलाक से होता है, तो क्या उस ट्रिपल तलाक जैसे सिस्टम को खत्म किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? जस्टिस उसे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर किसी चीज को अगर उसकी पूजा करने की पद्धति, अगर उसकी वहां उसकी धार्मिक चीजों को फॉलो करने की पद्धति को बिना छेड़े अगर ये होता है, तो ये खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं खत्म होना चाहिए नहीं, खत्म है ही ये आप, लेकिन उसको मेरी बात सुनिए सर। खत्म है तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है? और अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट इस बार में सिर्फ मैं वही बता रहा हूं ना आपको,
सुप्रीम कोर्ट में ये हो रहा है कि ये खत्म इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक पिनल ऑफेंस है इस्लाम में भी, और पर्सनल लॉ बोर्ड को और किसी को भी इससे कोई शिकायत नहीं होगी अगर इसको एक पिनल ऑफेंस बनाया जाए। लेकिन अगर शरारत करनी है तो उसके लिए बैन किया जाए। क्या हमारे देश में मर्डर बैन है? किसी भी चीज को बैन करने का एक ही तरीका होता है और वो है उसको पिनल ऑफेंस बनाना। सर आप क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? मर्डर और ट्रिपल तलाक को कंपेयर कर सकते हैं क्या आप? मेरी बात सुनिए। सर ट्रिपल तलाक को आपने धार्मिक चोला पहनाकर ये कह दिया कि कुरान में लिखा है, हमारी शरीयत के मुताबिक है, हम उसको हटा नहीं सकते, चाहे कितनी भी महिलाओं का अधिकार उल्लंघन हो जाए। दोनों ही चीजें मना है और बुरी है। मर्डर कहाँ बुरी है? सुनिए, मना है, कहाँ मना करता है? तो फिर आप इसको अबॉलिश नहीं करवाते हैं? बिल्कुल मना। मैं आपको मर्डर क्या बैन है? मर्डर में और एक इंसान की जिंदगी, वो तो मर्डर तो एक बार हो गया और एक ट्रिपल तलाक से तो कितने सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद होती है। हमारे देश में एक कानून है जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, और वो मुसलमानों पे भी लागू होता है। सरकार को चाहिए कि उसमें अमेंडमेंट करे। अंबर जैदी, आप इनके बात का जवाब दें। मर्डर बैन नहीं है तो मर्डर होता नहीं है क्या? तो ट्रिपल तलाक बैन हो जाएगा तो ट्रिपल तलाक होगा नहीं क्या? अब सुन लीजिए सर, सुन लीजिए सर। अंबर जैदी, संजू वर्मा, मैं आ रहा हूँ, तुरंत आ रहा हूँ। एक मिनट, मुझे लगता है अंबर जैदी को एक सवाल का जवाब देना चाहिए, फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास। अंबर जैदी, तुरंत 20 सेकंड। उसमें सर लिसन नाउ, लिसन सर प्लीज। क्या बात करें आप? एक मर्डर को एक इंसान की जिंदगी से करें। अब ट्रिपल तलाक बिदअत कुरान में है ही नहीं। कुरान में तलाक एहसन का जिक्र है जिसमें 3 महीने तक 3 बार तलाक कहना होता है। अरे पराचा साहब, किस धर्म में मर्डर जैसी चीज को धार्मिक चोला पहनाया गया, ये बताइए ना। आपने कानून की किताबें पढ़ रखी है, किस धर्म में कहा गया कि ट्रिपल तलाक, किस धर्म में मर्डर की चीजें बताई गई कि मर्डर ऐसे होगा? किसी को नहीं, लेकिन हर धर्म में मर्डर को माना गया है कि मर्डर होता है और उसकी सजा है। इस्लाम में भी। हाँ, तो इंसान फिर आप गर्दन कटवाने का प्रावधान करवा लीजिए ना। जहां तक मैं समझता हूं तो बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं आपसे। या तो सारे शरिया लॉ फॉलो कर लें या फिर आप इंडियन पिनल कोड के लॉ फॉलो कर लें। आप संजू, ये तो महमूद पराचा साहब ने अलग ही बहस छेड़ दी। संजू, महमूद पराचा साहब कह रहे मर्डर बैन नहीं है, मर्डर बैन है क्या? तो एक चीज मर्डर होता है कि नहीं होता है? ट्रिपल तलाक बैन कर देंगे तो ट्रिपल तलाक नहीं देंगे? ऐसा नहीं होता। उसके लिए सजा। मैं प्रियंका आपके पास आता हूं इसके बाद। तो सजा जब होगी ना, जब उसको एक ऑफेंस बनाया जाएगा। 1000 बार बैन कर दीजिए, देंगे उसे। ऑफेंस बनाइए, वो हाँ, तो ऑफेंस बनेगा तभी तो संजू बोलिए। संजू, सुप्रीम महमूद पराचा साहब सुनिए। महमूद पराचा साहब, यू मेड योर पॉइंट, नाउ लिसन प्लीज। गौरव, अभी मुझे बोलने का मौका दीजिए। जी बोलिए संजू। गौरव, पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जो कांग्रेस की प्रवक्ता यहाँ पर आकर बड़ी बड़ी हाँक रही हैं कि सरकार के पास पावर है, तो सरकार लेजिस्लेशंस क्यों नहीं निकाल रही है ताकि ट्रिपल तलाक से हमें छुटकारा मिल जाए। मैं एक चीज दोहराना चाहती हूँ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कब स्थापित हुआ था? इंदिरा गांधी के शासन में 1973 में। वी आर स्टिल सफरिंग। इट वॉज द वर्स्ट लेगेसी ऑफ द देन इंदिरा गांधी लेड कांग्रेस गवर्नमेंट। दूसरी बात, शाहबानों पे सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था 1985 में कि भाई उसको मेंटेनेंस दीजिए, और सिर्फ 170 रुपए महीने का 1985-1986 में 1985-86 के तहत। और क्या किया राजीव गांधी ने? मुस्लिम प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ विमेन डिवोर्स एक्ट 1986, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ विमेन। सॉरी, आपने तो मुस्लिम महिलाओं की धज्जियां उड़ा दी। 1986 में राजीव गांधी की कांग्रेस गवर्नमेंट के पास एक सुनहरा मौका था शरीयत के ब्लफ को कॉल करने का, शरीयत को उठा के फेंक डालने का। बट क्या किया? राजीव गांधी ने शरीयत को लेजिटिमेसी दी थ्रू दी बैकडोर। इसीलिए इतने सालों के बाद आज भी ऐसे मौलाना मौलवी आपके टीवी स्टूडियो में आके राजीव गांधी क्या देंगे? राजीव गांधी क्या देंगे? आप ये पूछ रहे हैं? संजू जवाब सुनिए। राजीव गांधी ने उसके बदले में बाबरी मस्जिद के लिए संजू मुझे लगता है संजू आखिरी कमेंट ले लें। संजू मोदी सरकार को जो करना होगा वो तो करेगी। संजू जवाब सुनिए। प्रियंका रिप्लाई कीजिए। आपकी परमिशन हो, प्रियंका रिप्लाई कीजिए। और इनकी प्रवक्ता को थोड़ा पेशेंस हो तो सुनने। हाँ, तो ये बता रही हैं कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जो राजीव गांधी ने नकारी थी।
अगर राजीव गांधी जी ने नकारी थी और गोल्डन अपॉर्चुनिटी अभी आपके हाथ में आई है महिला सशक्तिकरण, महिला सम्मान, महिला की डिग्निटी को अपहोल्ड करने का, तो आप उस जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं? क्यों सुप्रीम कोर्ट के पल्ले झाड़ दिया है पूरा मसला? दूसरी बात मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी की तो ये आदत रही है, आपको ध्यान नहीं होगा, पर जब हिंदू कोड बिल बन रहा था, हिंदू महिलाओं के अधिकारों पर बात चल रही थी, तो जो हिंदू महासभा थी, प्लीज मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, हिंदू महासभा ने ही सबसे ज्यादा इस पे बवाल मचाया था। राव कमेटी जब जाती थी, राज्यों से राज्य जाती थी हिंदू समाज को साथ में रखने के लिए, हिंदू समाज से उनकी राय लेने को, तो उनपे पत्थरबाजी है हिंदू महासभा जो जननी थी भारतीय जनता पार्टी की, इनने किया। एक और बात याद दिलाना चाहती हूँ, 2005 में जब हिंदू सक्सेशन एक्ट में हमने महिलाओं को, हिंदू महिलाओं को अधिकार दिया कि आज उनको भी इक्वल अधिकार होना चाहिए प्रॉपर्टी के ऊपर, तो बवाल किसने पार्लियामेंट के अंदर नहीं? तो फिर प्रियंका यहाँ पर बात यही हो रही कि इन्होंने जो किया वो जस्टिफाई होता है जो आपने किया उससे। ये तो पूरी दुनिया जानती कि 1986 में क्या हुआ था प्रियंका जी, ये तो पूरी दुनिया जानती 1986 में क्या हुआ था। पॉलिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? आप इसको जस्टिफाई इससे कर रहे हैं प्रियंका कि इन्होंने क्यों नहीं किया अभी तक? तो अभी अगर जब ये बात प्रियंका रॉन्ग इज रॉन्ग, नहीं आप प्लीज गौरव जी, जब आप इनको इतना समय देते हैं, प्लीज नहीं गौरव जी, ऐसा है नहीं, मैं आप ही को समय दे रहा हूं, मैं आप ही से पूछ रहा हूं प्रियंका। आप इनको समय देते हैं और वो राजनीतिकरण करती हैं, इंदिरा गांधी जी को लाती है, राजीव गांधी जी को लाती है, तो इनको इतिहास याद दिलाना जरूरी है। ठीक है, आपने दिलाया, मैंने आपको नहीं टोका, आपने जब इतिहास याद दिलाया। हिंदू महासभा उन्होंने, मैं खालिद रशीदी साहब के पास जाऊंगा, के लिए हिंदू महिलाओं के अधिकारों के लिए उन्होंने कितना प्रोटेस्ट किया है वो हम भी, चलिए मैं इस पे बात करूंगा, लेकिन पहले मैं मौलाना खालिद रशीद के पास जाऊंगा। खालिद रशीद मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। खालिद रशीद साहब, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 तलाक इस्लाम का मूल हिस्सा है या नहीं, मौलिक अधिकार के तहत इसे लागू किया जा सकता है या नहीं, ये पूछा, और क्या 3 तलाक से मूल अधिकारों का हनन हो रहा है कि नहीं। तो खालिद रशीदी साहब, जब सरकार के वकीलों की तरफ से यह कहा गया कि 21 देशों, मुस्लिम देशों में तलाक़े बिद्दत खत्म किए जाने की बात सही है, 21 देश हैं जो इस्लामिक कंट्रीज भी हैं, उसमें शायद सारे हैं, शायद कुछ है, उन्होंने अपने यहां से 3 तलाक को खत्म कर दिया है। तो सर, जब वो कंट्रीज खत्म कर सकते हैं तो आप लोग क्यों पकड़ के बैठे हैं इन चीजों को? जब वो इस्लाम को मानने वाले कंट्रीज ने अपने यहां से 3 तलाक जैसी चीज को हटा दिया, तो आप क्यों नहीं हटाने को तैयार हैं? और क्या वाकई ये इस्लाम का मूल हिस्सा है? पहली जल्दी 3-4 बातें सुन लें। पहली बात तो आपके यहाँ जो मोहतरमा तशरीफ फरमा है, उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने शरीयत को फेंक क्यों नहीं दिया। ये निहायत बेहुदा और अनसिविलाइज्ड अल्फाज हैं। किसी भी मजहब के बारे में इस्तेमाल करने के लिए हम उसके सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। दूसरी बात ये है, तो ये कहा गया कि पर्सनल लॉ बोर्ड एक्स्ट्रा, आप अपनी लिमिट पर रहकर बात कीजिए। संजू, लेट हिम कंप्लीट। संजू प्लीज। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वजूद क्या है? क्या इसमें शिया, संजू उनको बोल लेने दीजिए। अहमदिया मुसलमान, मौलाना खालिद साहब आप बोलिए। संजू मैं आऊंगा आपके पास। नहीं। और दूसरा सबसे बड़ा मजाक ये है कि एक तरफ कहा जा रहा है कि पर्सनल लॉ बोर्ड इज एन एनजीओ जो है वो सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो फिर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कैसे कहा जा सकता है? वो इस मुल्क के कानून का एक हिस्सा है। तीसरी बात यह कि पर्सनल लॉ बोर्ड में चाहे शिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे बोरा हो, चाहे उलमा हो, चाहे लीगल एक्सपर्ट्स हो, सबको बराबर की उसमें नुमाइंदगी दी गई है और काफ़ी बड़ी तादाद में औरतों को भी नुमाइंदगी दी गई है। आखिरी बार जो आपने फरमाई कि कई ममालिक में 3 तलाक को बैन कर दिया गया है, मैं फिर कहूँगा यह गलत प्रोपेगेंडा। किसी भी मुल्क में 3 तलाक को बैन नहीं किया गया। 3 तलाक के सिलसिले में सर्टेन चेक्स एंड बैलेंस इन ममालिक में इम्पोज किए गए हैं, जिसको कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस डायरेक्शन में भी कदम उठाया है, इस सिलसिले में बोर्ड ने अभी कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया है। इस सिलसिले में बोर्ड ने कहा है अगर कोई भी शख्स 3 तलाक का मिस यूज करता है तो उसका सोशल बायकॉट होना चाहिए। इन स्टेप्स के बाद हम लोग को पूरी उम्मीद है कि 2019 तक 3 तलाक के मिस यूज का कोई भी केस नहीं आएगा। और फिर सर, आप उम्मीद पे करोड़ों मुस्लिम महिलाओं की का भविष्य दांव पर लगा रहे हैं। उम्मीद पे कि आपको उम्मीद है, ऐसे तो हम उम्मीद करें कि पुलिस हटा लेते हैं, कोई क्राइम नहीं होगा इस देश में। फिर देखिए, फिर गलत बात। कतई तौर पर करोड़ों मुस्लिम औरतें इससे मुतासिर नहीं हो रही हैं।
सिर्फ 0.1% मुस्लिम औरतें सर अगर एक भी औरत हो रही हो तो, और हमारी सर अगर एक भी औरत हो रही हो तो जो शरीयत बतौर में रहनुमा औरतों को और बतौर जो शरीयत में बतौर कथित केयरटेकर ऑफ रिलीजन पहले सुन ले नहीं मेरी बात सुन ले। मैं संजू आऊंगा, आपको मौका दूंगा, प्लीज मुझे दीजिए एक मिनट। आखिरी बात सुन लें। अब इन लोगों को मालूम है हम क्या कह रहे हैं, इस वजह से ये चिल्ला रही हैं। मेरी बात सुन लें, जो इस्लामी शरीयत ने औरतों को माँ बाप की प्रॉपर्टी में हक दिया है, उस सिलसिले में नेशनल कानून बनाया जाए कि जितनी भी औरतें तमाम कम्युनिटीज की हैं सबको माँ बाप की प्रॉपर्टी में कानूनी तौर पर हक दिया जाएगा। हम सरकार के साथ हैं। आखिरी बात यह है कि जब आप डिबेट किया करें तो बराहे करम तमीज तहजीब के दायरे में रहते हुए किया करें। अनसिविलाइज्ड सर ये बात तो आप पे भी लागू होती है सर, बिल्कुल सब पे लागू होती है ये बात तो मौलाना साहब आप पे भी लागू होती है। आप इस डिबेट में आने वाले हर शख्स को तमीज सिखा रहे हैं सर। ये आप भी तो अभी बोल रहे हैं, आपने तो कहा कि औरतें चिल्ला रही हैं, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं सर? आपने ये कहा सर, ये आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि औरतें चिल्ला रही हैं? वो भी अपना आप रख रहे हैं। एक मिनट संजू रुकिए तो सर इस बात में मत जाइए के दायरे के अंदर पर्सनल कमेंट मत कीजिए। जब किसी को ज्ञान मत सिखाइए कि कैसे बहस करनी नहीं करनी है। सवा मुद्दे पे आइए सर, मुद्दे पर आइए। इंदिरा जैसी ने कहा है कि प्रावधान मर्दों के पक्ष में 3 तलाक का। आपने औरतों को अधिकार क्यों नहीं दिया? आपको इस अल्फाज के लिए, आपको इन अल्फाज के लिए उलमा से माफी मांगनी चाहिए। आपको इन अल्फाज के लिए उलमा से माफी मांगनी चाहिए। कोई कौम का ठेकेदार नहीं है, ना किसी ने कहा है कि हम ये आप कौम के ठेकेदार हैं, ना इन बेहुदा अल्फाज के इस्तेमाल आप। ठीक है सर, तो ये चीज आप पे भी लागू होती है सर। सर आप पे भी ये चीज लागू होती है और आपको भी ये नहीं कहना चाहिए कि औरतें चिल्ला रही हैं। हम दूसरी बहस में ना जाएं, हम दूसरी बहस में ना जाएं, वरना इस पे हम एक दूसरे को मेहनत सिखाने नहीं बैठे। जिस मुद्दे की बात कर रही है मुझे लगता है आप मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं, इसलिए आप इनसे चीजों को पकड़ रहे हैं। सर मुद्दे पे आइए और आप बताइए कि आपने दूसरी औरतों को अधिकार क्यों नहीं दिया? आपने मर्दों को अधिकार क्यों दिया ट्रिपल तलाक का? मौलाना साहब जवाब देते जाइए। गौरव मैं आ रहा हूं संजू। औरतों का इख्तियार है, किसने कहा औरतों का इख्तियार नहीं? कोर्ट में कहा गया है औरतों को पूरा इख्तियार है कि अगर उनको अपने शौहर से रिश्ते को खत्म करना है तो वो अपना रिश्ता खुला के जरिए से और उसी के साथ सिर्फ मज़हब इस्लाम ने औरत को इख्तियार दिया है कि अगर अपना रिश्ता खालिद रशीद साहब आप सुन लीजिए, रहमानी साहब की बात सुन लीजिए। रहमानी साहब आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। संजू में आ रहा हूं जी। गौरव आप बताइए, आप पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को आप कहते हैं मुश्तरका प्लेटफॉर्म है। मैं कहता हूं कि ये सिर्फ हनफियों का प्लेटफॉर्म है, बाकी जितने मसलक के लोग हैं उनकी नुमाइशी बिरज़ वहाँ है। आप जो मजमुआ कवानीन के नाम से किताब लाए हैं वो हनफी मसलक के मुताबिक है, उसमें न शिया है, न अहले हदीस है, न दूसरे मसलक के लोग हैं। आप कहते हैं औरतों से कि वो दारुल क़ज़ा में आए, वो शरीयत के मुताबिक अपने फैसले करवाए। कितने दारुल क़ज़ा प्रोवाइड किए आपने पिछले 40 साल में? पूरे मुल्क में 700 जिलों में आपके पास सिर्फ 40 दारुल क़ज़ा हैं। कितनी औरतें जो खुला का केस लेके गई दारुल क़ज़ा में और फस्क का लेके गई? आपका जो काजी है उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, वो फस्क का केस लेके जाती है, उसे खुला में कन्वर्ट करवा देते हैं। खुला के बाद कहते हैं कि शौहर की तरफ से साइन नहीं हो रहे, उसे 50 आप एक साल में खुला का एक केस आपसे नहीं निपटता। मैं खुद आपको केस देता हूं कि जहां खुला अप्लाई किया, फस्क अप्लाई किया, उसको खुला में कन्वर्ट किया, उसके बाद कहा कि शौहर साइन नहीं कर रहा, उसके बाद बीवी से कह रहे 3 गवाह लाओ, फिर कह रहे 2 गवाह लाओ। ये इस तरीके से आप चाहते हैं। आपको इनकी बात भी सही नहीं लगेगी मौलाना साहब। मौलाना साहब मैं बहुत ही काम और बहुत ही कूल तरीके से बहुत अच्छी बहस करना चाहता हूं जिसमें आप अपने तक रखें, मैं अपने तक रखूं और दूसरे पैनलिस्ट अपने तक रखें। लेकिन प्लीज किसी को सर्टिफिकेट मत दीजिए कि कौन बदतमीज है और कौन तमीज से बात कर रहा है। मुद्दे पर बात करिए। और संजू वर्मा मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। हाँ जवाब दीजिए। संजू वर्मा का एक वर्जन ले लें, फिर जवाब दीजिए। संजू वर्मा कुछ कहना चाह रही है, उनका एक वर्जन ले लें, फिर आप जवाब दीजिए। सर आपको जवाब देने का तुरंत मौका देता हूं। सिर्फ 2 मिनट तुरंत मौका देता हूं सर। संजू वर्मा बोलिए। जी नहीं गौरव मुझे तो बोलने का मौका दीजिए आप। गौरव मैं एक चीज कहना चाहती हूं, ये जो कहते हैं कि मुझे उलेमाओं से माफी मांगनी चाहिए, आप पहले शायरा बानों से
से, मोहसिना बानो से, शाह बानो की लड़कियों से जाके माफी मांगिए। शाह बानो 1952 में तंगी में मर गई। दूसरी बात, सलीम नूरी जो बरेलवी सेक्ट के बहुत बड़े दिग्गज हैं, उन्होंने कहा औरतों को भी ट्रिपल तलाक इंस्टेंटेनियसली देने का हक है। इस पर थोड़ा गौर फरमाएं और टिप्पणी करें। पॉइंट नंबर 3, आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यह कहता है कि यदि कोई भी ऐसा कानून है जो संविधान के खिलाफ है तो वो नल एंड वॉइड कहलाता है, चाहे वो कानून संविधान के अडॉप्शन के पहले हो या 1950 के बाद बना हो। तो शरीयत की तो कोई लीगल वैलिडिटी है ही नहीं। आप सीधे सीधे आर्टिकल 25 पे संजीव, आप आर्टिकल 25 पे हमला कर रही हैं। आपको इसको साथ आर्टिकल 25 को भी पढ़ना पड़ेगा। आपकी जो लीगल इंटरप्रिटेशन है वो पॉलिटिकल है। माफ कीजिए मुझे, आप बिल्कुल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से मोटिवेटेड। ठीक है, एक रिएक्शन लेते हैं संजू आपकी बात का मौलाना खालिद रशीद से। मौलाना खालिद रशीद संजू आपकी बात का रिएक्शन लेते हैं। मौलाना खालिद रशीद, एक मिनट संजू आपकी बात का रिएक्शन लेते हैं। मौलाना खालिद रशीद साहब, इस बात का रिएक्शन दीजिए जो संजू वर्मा आपसे पूछ रही है। इस बात को सुनते हुए जी मैं दे रहा हूँ। हाँ, मैं दे रहा हूँ। और रहमानी साहब ने जो कहा उस पर भी बोलिएगा सर। नहीं, मैं दे रहा हूँ। रहमानी साहब ने जो आपको तर्क दिए उस पर ही बोलिएगा। जी मैं दोनों बोल रहा हूँ। आप आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 30 तक खत्म कर दिया। हम मुसलमानों को कोई एतराज नहीं होगा। हम लोग खामोशी से एक कोने में पड़े अपनी ज़िंदगी बसर करते रहेंगे। जो मोहतरमा बोल रही उनको शरीयत का कितना इल्म है, ये अपने आप में जो कुछ उन्होंने कहा उन्होंने वाजे कर दिया। जो चार्ज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे बनाया गया ये किसी एक सेक्ट का नहीं है। इसमें शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, बरेलवी भी हैं, हनफी भी हैं, अहले हदीस भी हैं। और सोसाइटी के जितने सेक्टर्स हैं, चाहे उसमें उलमा हो, चाहे वकला हो, चाहे रिटायर्ड जजेस हों, चाहे लीगल एक्सपर्ट्स हों, चाहे सोशल वर्कर हों, और चाहे मुस्लिम ख्वातीन है, सबका बराबर से उसमें रिप्रेजेंटेशन है। सबकी बातें सुनी जाती है, उसके बाद जवाब दिया जाता है। दारुल क़ज़ा में औरतों को पूरी तरीके से हक दिया जा रहा है, उनके मसाइल को सुना जा रहा है। ये हमारे यहाँ दारुल उलूम फरंगी महल में जो दारुल क़ज़ा है वहाँ आए, ये देखेंगे यहाँ बड़ी तादाद में मुस्लिम औरतें आती हैं, खुला की एप्लीकेशन देती हैं। विद इन 3 मंथ उनके खुला का फैसला हो जाता है, औरतें मुतमईन हैं। और जो औरतें नहीं मुतमईन हैं, जाहिर सी बात है उनके लिए मुल्क की अदालतें वो वहाँ जाए, उनको वहां से भी इंसाफ मिल सकता है। हम लोग की तरफ से इस सिलसिले में कोई रोक नहीं है। लेकिन जिन लोगों को शरीयत का इल्म नहीं है, बराए हम लोग मौलाना के मुनासिब नहीं है। मौलाना आप बहुत बाइज्जत आदमी है, आप ये गलत बयानी से काम न लीजिए। मजमूआ क़वानीन जो है तमाम मसालिक का है, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। मैंने भी पढ़ा है मजमूआ क़वानीन की वो किताब, वो सिर्फ हनफी मसलक पर है। मौलाना आपका बयान अरे मजमूए क़वानीन नहीं, आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के संविधान, मजमूए क़वानीन से वो किताब है। हम पूरे पर्सनल लॉ कोड की बात कर रहे हैं। पराचा साहब, ठीक है, फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है और मेरे साथ तमाम पैनलिस्ट बने हुए हैं सिवाय मौलाना खालिद रशीद साहब के, क्योंकि मैंने उनसे कहा था रुकिएगा, लेकिन शायद वो रुके नहीं, उनको कोई काम होगा। लेकिन मैं अब आप सभी लोगों के पास आऊंगा, 1 बाय 1 बात करेंगे और बात ये करेंगे कि भाई ट्रिपल तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तो सुनवाई चल रही है, एक एक करके, समय ज्यादा नहीं है। संजू वर्मा आपसे शुरू करता हूं। संजू वर्मा, लेकिन अगर ट्रिपल तलाक पे सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कोई कॉन्क्रीट फैसला नहीं ले पाती, तो क्या हम सरकार से उम्मीद रखें कि अगला एक्शन सरकार करेगी कुछ? गौरव, मैंने कहा आपको कि सरकार को जो करना है वो करेगी, और मैंने आपको कई उदाहरण भी दिए। मैं ज्यादा समय बिना लेते हुए ये कहूंगी कि महिलाओं के लिए चाहे वो जुवेनाइल जस्टिस बिल हो, सरोगेसी बिल हो, चाहे मेंटल हेल्थ बिल हो, मैटरनिटी बेनिफिट बिल हो, पिछले 3 सालों में मोदी सरकार ने ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे महिला सशक्तिकरण में बहुत ज्यादा सुधार होगा। ठीक है, आगे के मतलब सरकार ट्रिपल तलाक पर भी कुछ ना कुछ संसद में लाएगी या क्या नहीं करेगी, इसको सेकंड गेस करने की आपको और हमको जरूरत नहीं है। न्याय प्रणाली के थ्रू यदि ट्रिपल तलाक को एब्रोगेट किया जाता है तो मैं समझती हूँ ये बेहतरीन कदम है। बिकॉज चलिए, लेकिन अभी हम मिली आई थी, अभी हम एंटिसिपेट कैसे करें मैम कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट जो करेगा वो तो फ्यूचर में है ना, वो देखने लायक होगा। इनकी लीगल सैंक्टिटी को खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है प्रियंका, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, समय बिल्कुल नहीं, जल्दी बोलिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो चीफ जज हैं
सूर्य प्रकाश केसरवानी, उन्होंने कहा कि चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, और शरिया हो या कोई भी पर्सनल लॉ हो, वो भारत के संविधान भारत का संविधान सर्वोपरि है। और उन्होंने आर्टिकल 51A की दुहाई दी। ठीक है प्रियंका बोलिए आप। वो कोई प्रियंका रहमानी साहब, आप डिबेट, आप ओपन डिबेट नहीं कर सकते, मैं सबको थोड़ा वक्त दूंगा, सब अपनी बात रखेंगे। प्रियंका बोलिए। देखिए, सरकार को जब जिम्मेदारी महिलाओं ने दी थी, जो मुस्लिम महिलाएं जो अब सुप्रीम कोर्ट गई हैं, वो पहले प्रधानमंत्री को जिम्मेदारी दी थी, पर प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में ना डिस्कस कर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कंधे ये सारी बात डाली है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ डिसीजन नहीं लेता है, मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो हर तरीके से हर जगह जाकर इस बारे में बात करती है, महिला सम्मान, महिला अधिकार, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, जवाबदेही बनती है कि हर एक ऐसा कानून लाएं जो महिलाओं को एम्पावर करे, चाहे वो ट्रिपल तलाक को लेकर हो या महिलाओं को, हिंदू महिलाओं को जो लोग छोड़ देते हैं, डिवोर्स तक नहीं देते हैं, लीगल प्रोसेसेस चलते रहते हैं, बिल्कुल सही बात है, महिलाओं को सपोर्ट नहीं मिलता है, उसका भी ध्यान रखेंगे। बिल्कुल सही बात है। पराचर साहब, फाइनल कमेंट। देखिए, मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूं कि कोर्ट इसमें ज्यादा कुछ इसलिए नहीं कर पाएंगे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट 141 में डायरेक्शन ना दे कानून बनाने के लिए, क्योंकि 3 हाई कोर्ट ऐसे हैं अभी, दिल्ली हाई कोर्ट, कश्मीर हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट। तो 3 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने ट्रिपल तलाक इन वन गो यानी कि इंस्टेंट सेपरेशन को गैर कानूनी बताया हुआ है। लेकिन क्या मुस्लिम महिलाओं को कोई भी राहत इन तीनों स्टेट्स में मिली? दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का जो एक्ट है, उसमें अगर गलत तरीके से कोई भी पुरुष महिला को डिवोर्स देता है तो उसमें सजा का प्रावधान रखना चाहिए। लेकिन सर, फिर उसके बावजूद अगर मुस्लिम महिलाओं को हक नहीं मिल रहा है तो सवाल तो उठता ही है ना। तस्लीम रहमानी साहब, फाइनल कमेंट। तस्लीम रहमानी साहब, तो मैं वही मैं कह रहा हूं कि इसका एक ही रास्ता है, इसमें इसको जनता को बहकाने के अलावा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में इसको 10 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना सरकार को तुरंत रखना चाहिए। चलिए देखते हैं रहमानी साहब। देखिए, कुरान शरीफ ने तलाक का जो तरीका बताया है वो बेहतरीन तरीका है, और सारी दुनिया के लोगों, सारी दुनिया के हर आदमी पर भी अगर उसको लागू कर दिया जाए तो वो इंसाफ होगा। लेकिन जिस अंदाज से कुरान शरीफ के उस हुक्म का मजाक उड़ाया जा रहा है और हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चंद हनफी उलमा उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो शर्मनाक है। हम भी कोर्ट से यही कह रहे हैं और कोर्ट अल्टीमेटली ये करेगा। कोर्ट ने पहले भी किया है कि कुरान का जो तरीका है उसी को अपहोल्ड करके उसे नाफिज किया जाना चाहिए। ओके अंबर, तो फाइनली आपसे एक फाइनल कमेंट। सबके अपने अपने इंटरप्रिटेशन है। मौलाना साहब जो अभी कहते हैं थोड़ी देर पहले, उनका अपना इंटरप्रिटेशन है, लेकिन आप तो विक्टिम से मिलती हैं। विक्टिम को के लिए ये सबसे बड़ी उम्मीद है क्या सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला मामला चल रहा है? जी, मैं हर रोज़ कितने सारे विक्टिम से मिलती हूँ, वो बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि हमारे लिए कोर्ट से क्या फ़ैसला आने वाला है, क्योंकि विक्टिम्स इतने ज़्यादा गरीब और इतने ज़्यादा मजबूर हैं जिनके पास सही से खाने को, रहने को, पहनने को कुछ भी नहीं है, और उनको कोर्ट के और पुलिस थानों के चक्कर लगाने पड़ते हैं ऐसी हालत में जहां उनको खाने और रहने के लिए उनके पास सही से नहीं है। तो मैं इन मौलानाओं से ये कहना चाहती हूँ कि आपने अपनी जिम्मेदारी, विक्टिम्स को लेके तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जो इस चीज़ का समर्थन करते हैं उनकी जिम्मेदारी आप समझ रहे हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो बयान दिया है कि ये अगर धार्मिक इसका कोई हिस्सा नहीं है, तो सीधी सी बात है कि इसमें ट्रिपल तलाक धार्मिक का तो कोई हिस्सा ही नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, कोई खतरा है नहीं, धर्म का कोई खतरा ही नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। और वैसे भी कुरान में तलाक का सही तरीका दिया हुआ है, तलाक है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। समय खत्म हो चुका है अंबर, माफ कीजिए बीच में टोकूंगा आपको, लेकिन ट्रिपल तलाक का फाइनल काउंटडाउन तो शुरू हो चुका है और अब सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत, इस पर फैसला कर रही है। 1 दिन की सुनवाई हुई है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या फैसला करता है, और भी बहुत अहम होगा, पूरे देश के मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत अहम होगा। फिलहाल हमारे इस खास शो में बस इतना ही। बिग स्टोरी अपना फीडबैक दीजिए #BSBD के जरिए। नमस्कार।